कई साल से खुद साख्ता जलावतनी काटने वाले MQM के रहनुमा फिर से सरगर्म हो रहे हैं। MQM के धड़ों के इंजमाम की बाज़गश्त है। ये कौन सी गेम है, इसके पीछे कौन हो सकता है, इन सब पर बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, ये तो PDM के अंदर जो कुछ हुआ है, इसके बाद अब ये तो यकीनी नजर आ रहा है कि ये मामला ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। देखिए, जब से ये मामला शुरू हुआ है और PDM जो है उसका वजूद आया और 11 जमाती गैर फितरी इत्तेहाद जो है, उस वक्त से ही हम कह रहे थे कि ये जो चीज़ें हैं ये बिलाकर आगे जाके, क्योंकि हर एक पार्टी के अपने अपने ज़ाती मफादात है, अपना अपना एजेंडा है, और उन ज़ाती मफादात को सामने रखते हुए एक दूसरे के साथ उन्होंने इलाक़ किया। अब मामला ये, जिस तरह मैंने बताया कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बाद आसफ ज़रदारी साहब ने भी यही कहा कि जो हमें एक साथ सारे माज़ों के ऊपर अगर लड़ाई करेंगे तो उसका कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। मतलब उनका भी यही है कि हम इस तरह इदारों को टारगेट करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर उसके बाद अमीर हैदर होती साहब जो है ANP के रहनुमा हैं, उन्होंने भी यही बात की है। मामला ये है कि अच्छा, अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ हैं, जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके जाने से ये कहा गया, नून लीग की तरफ से बड़े अफसोस की बात है, दुख होता है, जबकि हम ये समझते हैं कि बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन कह रहे हैं जी सलामुल्लाह अज़हरी साहब हों, आप हों, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये उनकी राय है जी, उसको कौन क्वेश्चन करता है। हम तो यही कहेंगे, वो ये समझते हैं तो ठीक समझते होंगे, उनका कोई प्लान होगा, कार्रवाई होगी। अब तक उनकी परफॉर्मेंस हमारे मुस्लिम लीग नून की उस तरह की नहीं रही है जिससे इस किस्म के एतमाद का इजहार किया जाए। बाकी किसी की राय रखने पे तो कोई कदम तो नहीं लगाया जा सकता है। मुश्किल तरीन वक्त में आप जैसे लोगों ने साथ दिया, आपकी लॉयल्टी पर शक हो ही नहीं सकता, लेकिन जनरल साहब कहाँ ये खराबी कहाँ हुई आपकी नज़र में? मियाँ साहब क्या हो गया, ये ज़ातियात पर किस तरह आ गए? कोई खराबी की बात नहीं है। हमने समझा कि अभी उनके साथ मजीद जाना मुमकिन नहीं है, तो मैंने अपने रिश्ते अलग कर दिए और दैट्स अबाउट ऑल। और मैंने बता दिया उसके रीजंस, मेरे ख्याल में बार बार उसको दोहराना मुनासिब नहीं है। लेकिन मियाँ साहब की सोच में कब फ़र्क आया? ये जिस तरह से उन्होंने ज़ाती हमले आर्मी चीफ पर, DGI पर जब शुरू कर दिए, आपको क्या लगता है कौन उनको इस तरह एडवाइस कर रहा है? हमने इसको मुनासिब नहीं समझा, उस वजह से हमने अपने रास्ते अलग कर दिए। बुनियादी तौर पर मैं एक सिपाही हूँ और मेरी लॉयल्टी मुल्क के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है, होना चाहिए। और मुल्क के बाद फिर इस इंस्टीट्यूशन से है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आपने जनरल साहब PMLN के अंदर, आप PMLN के एक अहम हिस्सा रहे हैं, PMLN के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो इस बयानिए से मुतफिक नहीं हैं या इस बयानिए से इत्तेफाक नहीं करते? बात ये, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, आप मुझे अहम समझते हैं। दूसरी बात है, शायद PMLN की क़यादत जो है ना इस तरह नहीं समझती है। उनकी राय वही है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है हमारी जाने से। अच्छा जनरल साहब, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आपको फ़ोन भी किया, और फ़ोन पे क्या बातें ये तो आप ही बता सकते हैं। को पता चला है कि शायद आपको दावत भी दी जा रही है, पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का कोई इरादा रखते हैं आप? मुझे कोई फ़ोन किसी ने नहीं कहा। इनकी डेलीगेशन क्वेटा में मेरे पास आई थी सूबाई सदर के क़यादत में, और उन्होंने इनका पैगाम मुझ तक पहुँचाया बिलावल भुट्टो साहब। अच्छा जनरल साहब, ये जो इल्ज़ामात मियाँ नवाज शरीफ साहब लगा रहे हैं, कभी कि जी किस तरह मुझे हटाने की कोशिश की गई, कभी ज़रूर इस्लाम साहब का नाम, उस वक्त कभी काबीना में उन्होंने ये चीज़ें डिस्कस की हैं आपसे कि ये होता रहा है, मुझसे इस्तीफ़ा मांगा गया और मैं नहीं दूंगा, ये सब बातें? वो बड़ी पुरानी बात है, नए डेवलपमेंट्स हो गए हैं, आपको पता होना चाहिए। ऐसी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए हमारी पार्टी ने सबसे पहले जो है ना उसको अनकंडीशनल सपोर्ट दे दी। ये पुरानी बात नहीं है, 7 महीने पहले की बात है। तो हालात बदलते रहते हैं और राय बदलते रहते हैं हालात के साथ। हमारी पार्टी की अभी लाइन टोटली डिफरेंट है। जिस बंदे के लिए हमने अनकंडीशनल सपोर्ट की थी बगैर किसी चून चढ़ा के, और बाकी पार्टियों ने फिर भी अपने वर्किंग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज की मीटिंग में मामले को सपोर्ट किया था। अच्छा, आपका वसी तजर्बा है जनरल साहब, आपकी पाकिस्तानी सियासत में ज़रूरत भी है, अभी तक आपने कोई फैसला किया है कि किस पार्टी को आप ज्वाइन करेंगे? पीपल्स पार्टी की चाह रही है आपको। इसी के साथ एक और भी जनरल साहब, इसके साथ ये भी कि आपने कहा कि बिलावल भुट्टो का पैगाम दिया था, क्या आप नाज़रीन को बता सकते हैं क्या पैगाम था और आप क्या सोच रहे हैं? देखिए जी, मैंने कहा कि अभी तक फिलहाल तो इरादा है सियासत में रहने का,
ہمارا ایک ٹیم ہے, گروپ ہے, ہم سارے مل کے فیصلہ کریں گے. ایک پارٹی کی پیغام ہمارے پاس آئی ہے, پارٹی نیشنل لیول کی ایک ہی ہے جس کی پاسبلٹی ہے جوائن ہونے کی. ادروائز PMLN کو دل میں چھوڑ دیا, PTI پٹ گیا ہے, بالکل ڈلیور نہیں کر سکے کسی صورت میں, اور پیپلز پارٹی ہے اور باقی مذہبی جماعتیں ہیں, یہ کنسیڈر ہم کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کس طرف جائیں. اچھا, ایک اور قاضی صاحب, آپ نے نون لیگ کے اندر ایک اچھا ٹائم گزارا, آپ کی ایک مرکزی حیثیت تھی, تو پارٹی کے اندر کوئی ایسی سوچ نہیں تھی کہ آپ کو منا لیا جائے یا آپ سے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لیا جائے یا آپ کو کنونس کر لیا جائے یا آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے اس ایشو پر, کہ بجائے کہ اتنی ایکسٹریم پہ آپ ایک ڈیسیژن کریں؟ دیکھیں جی, انہوں نے ان کی رائے تو آپ کے سامنے آئی ہے, اور پارٹی کی مرکزی قیادت کی طرف سے بات آئی ہے کہ جی ہماری جانے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے, تو جب کسی آدمی کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو تو اس سے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے. اس قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی. بہرحال میں اتنا ہی کہوں گا کہ 25 اکتوبر کی 8 بجے رات تک ان کو مجھ سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی, اور نہ مجھے کوئی شکایت تھا. بنیادی طور پر ایسی شکایت مجھے نہیں تھی جس کی بنیاد کے اوپر میں اپنی رائے جدا کرتا, لیکن جب میاں صاحب کا بیانیہ آیا فوج کے. اچھا جنرل صاحب, آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح سے نواز شریف صاحب اب یہ باتیں کر رہے ہیں, اس کے تحت کیا دیکھ رہے ہیں نون لیگ کا مستقبل؟ جی جنرل صاحب, مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے نون لیگ کا, اگر میاں نواز شریف صاحب اسی طرح ہی حملے کرتے رہے اداروں پر؟ تو پبلک اوپینین ان کے ساتھ ہے ابھی تک, میں یہی کہہ سکتا ہوں. یہ میں تو ایک پروفیشنل آدمی تھا جس کی بنیاد کے اوپر میں نے رستے ادا کر دیے. پنجاب میں بڑی سپورٹ ہے ان کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی یہ بیانیہ ان کا اس قسم کا سامنے آیا ہے جہاں پر کافی لوگوں نے ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے. جمعیت علماء اسلام نے, پیپلز پارٹی نے, اسی طرح سے بلکہ انہوں نے میرا ریفرنس دیکھ کے اس کے اوپر ڈسکشن سمجھانے کے لیے وہ دوبارہ بیٹھ رہا ہے میرا خیال میں 14 تاریخ کو. بلوچستان کی سیاست عبدالقادر بلوچ صاحب, بیانیے میں PMLN کے اندر بھی اختلاف ہے. شہباز شریف کا بیانیہ ڈیفرنٹ ہے, نواز شریف کا بیانیہ ڈیفرنٹ رہا ہے. تو جو شہباز شریف کا بیانیہ جس طرح سے اب وہ اداروں کو اس طرح سے ٹارگٹ نہیں کرتے, وہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو اس کی پالیسیز کو کرتے ہیں, جبکہ مریم نواز اور نواز شریف ڈائریکٹ اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو کیا شہباز شریف کا جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ شین لیگ بن سکتی ہے, پارٹی کے اندر ایک ایسا گروپ ہے جو کہ اس بیانیے سے اختلاف کر رہا ہے, شہباز شریف کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی ایسی چیز چل رہی تھی؟ آپ نے خود اس طرح کی کوئی چیز آبزرو کی؟ میرے نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ PMLN کے اندر اختلاف ہے میاں صاحب کی بیانیے سے. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. میرا اختلاف تھا اور میں علیحدہ ہو گیا. اب اگر کچھ اور لوگ ہیں مجھے ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے, اور ہوں گے, ضرور ہوں گے, لیکن شاید اس حد تک وہ نہ جائیں جس حد تک میں گیا ہوں. اچھا, اور جنرل صاحب بلوچستان میں کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ ثناء اللہ ہزاری صاحب تو بڑا کہہ رہے ہیں کہ جی اب دیکھتے ہیں یہاں سے کوئی سیٹ نون لیگ کیسے نکال سکتی ہے. اب نون لیگ میں وہاں پر رہ کون گیا ہے؟ میرا سوال تو یہ ہے کہ بلوچستان میں نون لیگ کی نمائندگی کیا رہ گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون تو ابھی کی پارٹی نہیں ہے, بڑی پرانی پارٹی ہے, اور سوائے 2013 کے جب ہم لوگ اس میں مسلم لیگ کے کرتے دھرتے بنے, میں اور سردار ثناء اللہ صاحب, تو ہم نے 22 سیٹیں صوبائی کی اور 7 سیٹیں قومی کی اس اسمبلی میں تھے ہمارے. اس سے پہلے تو ایک آدھ سیٹ ان کی یعقوب ناصر صاحب جو صدر تھے, ایک مرتبہ میں اسمبلی کی سیٹ جیتی تھی, ایک مرتبہ صوبائی اسمبلی, اس وقت وہ PMLN کا حصہ نہیں تھے, تو انہوں نے جیتا تھا. باقی کوئی خاص ان کی اچیومنٹ نہیں تھی, اور اس بنیاد پہ ثناء اللہ صاحب نے یہ رائے دی کہ مسلم لیگ کوئی پرفارم نہیں کر سکے گی بلوچستان میں, کیونکہ دوبارہ پاسبلٹی اسی ٹیم کی ہے, اور بلوچ ایریا سے تقریباً روٹ آؤٹ ہو گیا, تو ان کی جڑیں نکل گئی ہیں, اور نارتھ میں
है, देखते हैं कैसे क्या बनता है। अच्छा जनरल साहब, ये एक अजीब बात की गई नून लीग की तरफ से कि जी वो तो आप तो कोयटा में रिसीव करने भी पहुंचे थे मरीम साहिबा को, तो ये तो जलसा बड़ी पुरानी बात है, गुजरांवाला जलसे में जो बात की गई तब तक नहीं था। असल में सनाउल अज़हरी साहब को स्टेज पर नहीं बुलाया गया, सारा मसला यहाँ से है, अख्तर मेंगल साहब के होते हुए वो देखें जी, वो मामले को वो भी बहुत सीरियस बात थी और बहुत सीरियस बात थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये वजह जिसको खामखा ये मामला सुलझाया जा सकता था एक माजरत करने की, उसकी तौहीन की गई। और ट्राइबल लोग हैं, वो भी ट्राइबल आदमी है अख्तर मेंगल साहब, और ये भी ट्राइबल चीफ हैं, उनके चीफ हैं। और उसको बुलाया हमने था मीटिंग के लिए, उसके बंदे आए हुए थे हजारों की तादाद के साथ में, और सनाउल्लाह अज़हरी साहब आखिर तक इवन एयरपोर्ट जो ना आखिर तक साथ रहे, और उन्होंने उनकी बल्कि गाड़ी ड्राइव करते रहे, आगे पीछे जाते रहे। ये 24 तारीख की बात है। 25 तारीख की सिर्फ वो जब मीटिंग में जलसे की बात आई तो उस वक्त उन्होंने रदगी की, तो वो बिल्कुल सीरियस बात थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कहा था कि मैं स्टेज पर नहीं आऊंगा अगर सनाउल्लाह अज़हरी साहब नहीं आते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं गया, और मैंने एहतजाज किया। मैंने ये भी कहा था कि मैं पार्टी छोड़ूंगा, लेकिन ये थी कि मैं शायद पार्टी छोड़ देता। इसमें मेरे जहन में था कि मैं उनसे कहूंगा कि जी उससे माजरत कर लें, और वो पार्टी में बड़े उनके कंट्रीब्यूशन है, सीएम रहे हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं कोई, और न मीडिया में उनके खिलाफ कोई बात आई है, न कभी पार्टी की क़यादत ने उनके खिलाफ कोई बात की थी। तो इस तरह करना मुनासिब नहीं था। एक ट्राइबल सोसाइटी के अंदर बड़ा गलत मैसेज गया है। आज भी लोग बात कर रहे हैं कि अख्तर मेंगल भी बड़ी वो फखरिया अपने छाती पे हाथ मारा कि हमने इसको आउट कर दिया। ये हमारी ट्राइबल सोसाइटी के टिपिकल हिसाब किताब है, और ये वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने हुक्म दे दिया तो हुक्म के ऊपर तामील की गई, लेकिन ये वजह नहीं थी सेपरेशन की। वजह बुनियादी तौर पर फौज के मामले की है। मैं एक सोल्जर हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को। उसकी वजह यह है कि एक आईनी मामले, एक लेफ्टिनेंट, एक सूबेदार, एक हवालदार, एक नायक, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, ये जो है ना वो इंटरप्रेट आर्मी को नहीं कर सकता है, नहीं समझ सकता है। अब परवेज मुशर्रफ साहब के मामले को कितने साल हो गए, अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाया कि उनका एक्शन आईनी था कि नहीं था। हालांकि सारी दुनिया को मालूम है कि आइन के आर्टिकल 6 बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक ओपिनियन नहीं आई है, फिर भी उनकी अपील पेंडिंग है। सबका तमाम कार्रवाई उसी तरह से चल रही है। तो एक लोअर रैंक वाला बंदा कैसे इंस्पेक्टर बोए जाते हैं बगावत के, जहाँ पर हम क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं, फिर पॉलिटिकल ओपिनियन आप रखेंगे, आप कहेंगे जी ये तो राय जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, लिहाजा मैं इस हुक्म के ऊपर अमल नहीं करूंगा। तो आप एक और कहेगा कि नहीं इसके ऊपर मैं अमल करूंगा। एक ही यूनिट में बन जाती है, आपस में फिर लड़ाई की सूरत हाल पैदा हो जाती है। इसलिए फौज में कहते हैं डू एंड डाई, डोंट से वाई। समझ आई नहीं? सही। अच्छा जनरल साहब, आपकी बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, LOC के साथ दीवार बनाना तारीख का हिस्सा है। मैंने इस बारे में पढ़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई। आपको इतने ज़्यादा एजाज़ात मिले पाकिस्तान की तरफ से, आप इदारे को भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। जो इदारे की पॉलिसी रिस्ट्रेंट की नज़र आ रही है फ़ौज की, आप समझते हैं ये सही पॉलिसी है और इसी से मामला आगे बेहतर तरीके से चल सकेंगे? मैं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ता हूँ, उसमें ये दिया हुआ है कि ये फौज मेंटेन की जाएगी जिसकी जिम्मेदारी ये होगी कि वो सरहदों की, जोग्राफियाई सरहदों की दफा करे, और मुल्क की नजरियाती सरहदों की दफा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी है। और फिर इन एड ऑफ सिविल पावर, यानी हुकूमत वक्त के इमदाद में जब भी जरूरत पड़ जाए तो वो अमल करें उन अहकाम के ऊपर जो उनको दिए जाते हैं।